स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी हमको दिया परदेश। पड़ोस के निखिल की चिट्ठी आई है। बुआ जी, रघु काका बहुत बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। यह चिट्ठी माँ ने उन लोगों से छिपाकर लिखवाई है। निखिल यानी कि आनंद का लड़का। आनंद रघु का दोस्त तो है ही, राखी के नाते कुसुम को भी दीदी कहता है। अब तो खैर सब छिन भिन हो गया है, पर किसी समय दोनों घरों में प्रगाढ़ स्नेह था। आनंद की बहू ने उसे हमेशा बड़ी ननद का सा मान सम्मान दिया है, और कोई समझे न समझे, पर रघु के प्रति उसकी ममता को वह खूब समझती है। तभी तो उसने यह पत्र लिखवाया है। जानती है न, दीदी को तो बताना ही पड़ेगा। किसकी चिट्ठी है? बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद उसके पति ने पूछा। कुसुम ने पत्र धीरे से उसके सामने सरका दिया। उसके पति चिट्ठियों के प्रति काफी सशंकित और जागरूक रहते हैं। पता नहीं कैसे उनके मन में यह बात बैठ गई है कि 33-34 वर्ष तक अनब्याई रहने वाली महिला मन से तो कुंवारी रह ही सकती है। इसीलिए वे इंदौर से आने वाले पत्रों के प्रति विशेष चौकस रहते हैं। इस पत्र को पढ़ने के बाद वह जिस तरह उदास और स्तब्ध हो गई थी, उससे उनका संदेह और भी बढ़ गया था। फिर क्या सोचा, पत्र पढ़कर लौटाते हुए पति ने पूछा, इसमें सोचना क्या है, जाना तो पड़ेगा ही, भले ही वहां जाकर अपमानित होना पड़े। यह समय क्या मान सम्मान की चर्चा करने का है? समय असमय देखने का ठेका तो हम ही लोगों ने ले रखा है न। वे तो इस समय भी अपना अहंकार नहीं छोड़ेंगे। क्या खुद हमें सूचित नहीं कर सकते थे? आप तो कमाल करते हैं। कुसुम एकदम चिढ़ गई। वहां कोई शादी ब्याह हो रहा है जो आप निमंत्रण की राह देख रहे हैं? वह बेचारा अस्पताल में पड़ा है, पता नहीं किस हालत में है। रमा बेचारी वैसे ही परेशान होगी। घर को, बच्चों को देखेगी कि अस्पताल में उसकी सेवा करेगी। मेरा तो सोच सोच कर ही जी बैठा जा रहा है। अगर चाहती तो रमा ही हमें तार दे सकती थी। यह तो पड़ोसियों ने खबर भेजी है, वह भी उन लोगों से छुपा कर। यदि यूं जिस तिसके बुलावे पर पहुंच जाओगी तो रमा तो यही कहेगी कि जायदाद में हिस्सा बटाने आज पहुंची है। भगवान के लिए चुप भी रहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अपने ही मुंह से अपने इकलौते भाई का अशुभ कैसे कह देती। चुप हो गई कुसुम। ठीक है, उसके पति ने प्रसंग समाप्त करते हुए कहा, जैसा ठीक समझो करना। जाना चाहो तो चली जाना। सुनील से कह दूंगा, वह रिजर्वेशन करवा लेगा। मतलब आप नहीं चलेंगे? नहीं, एक बार में ही काफी झेल चुका हूँ, अब अपने साथ मुझे मत घसीटो। इतना अपमान सहने लायक मोटी चमड़ी मेरे पास नहीं है। पति भुन भुनाते हुए चले गए। बेचारे अपमान की उस आग में अब तक झुलस रहे हैं। पता नहीं कितनी बार तो कुसुम को सुनाकर कह चुके हैं, बूढ़ऊ ने लिया दिया तो कुछ नहीं, बेइज्जती जरूर करवा दी। वैसे अपमान तो कुसुम का भी हुआ था, पर सब कुछ भूलकर वह आज जाने को कटिबद्ध है। पति ऐसा क्यों नहीं कर पाते? सच तो यह है कि जिस तरह वह अभी तक इस घर से जुड़ नहीं पाई है, उसी तरह पति भी अभी तक उस घर से कोई रिश्ता कायम नहीं कर पाए हैं। वैसा कोई वातावरण ही नहीं मिला। उन दोनों में भी अब तक एकात्म्य स्थापित नहीं हो सका है। एक भावनात्मक दूरी बनी हुई है। शादी एक नितांत व्यवहारिक अनुबंध था। एक फॉर्मेलिटी की तरह वे इसे निभाए जा रहे हैं। सूटकेस में कपड़े तहाते हुए उनका मन अनायास ही बाबूजी के अंतिम दिनों की ओर लौट गया। उसे अपने पर क्षोभ भी हुआ। पति का कहा तो वह बुरा मान गई, पर वह स्वयं भी तो रघु की बीमारी को बिल्कुल अंतिम छोर पर ले जा रही है। मन को फटकारने के बावजूद उसे बार बार वही बातें याद आने लगी। बाबूजी का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था। इस ऑपरेशन में वैसे ही नर्सिंग की बहुत जरूरत होती है। बाबूजी आंखों से लाचार तो थे ही,
उम्र ने उन्हें और भी परास्त कर दिया था। इसीलिए रघु ने कुसुम को बुलवा भेजा। घर पहुंचकर जैसा स्वागत हुआ था, उसी से कुसुम ने अंदाजा लगा लिया था कि रमा को उसका आना अच्छा नहीं लगा। रघु ने शायद उससे छिपाकर या उसकी इच्छा के विरुद्ध ही दीदी को बुलवा भेजा है। और फिर सुविधा की दृष्टि से कुसुम ने जब प्राइवेट नर्सिंग होम का सुझाव दिया, तब तो मानो आग में घी पड़ गया। संभावित खर्च, अपनी गरीबी, बच्चों के भविष्य आदि को लेकर रमा ने जो वाही तबाही बकना शुरू किया कि कुसुम सत्ते में आ गई। बाबूजी किस तरह के नर्क में दिन काट रहे हैं, यह सोचकर उसका दिल दहल गया। कुसुम ने रमा के उल्हानों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस रघु को समझा दिया कि इस समय बाबूजी का आराम सर्वोपरि है। वे लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे। रघु को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन का सारा खर्च कुसुम उठाएगी। रघु चुपचाप मान गया। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। एक अरसे तक इस घर के सभी महत्वपूर्ण निर्णय और खर्च कुसुम ही किया करती थी। रमा पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, यह जानने की उसने जरूरत नहीं समझी। पूरे 1.5 महीने तक तन मन धन से सेवा करके कुसुम बाबूजी को मौत के मुंह से निकाल लाई। 3 हफ्ते नर्सिंग होम में रहने के बाद वह 3 हफ्ते घर पर भी उनके पास रही। उन्हें एक तरह से अपने पैरों पर खड़ा करके ही उसने दम लिया। इस बीच उसके पति भी 1-2 बार आकर बाबूजी को देख गए थे। उसे बड़ा अच्छा लगा। तीसरी बार जब वे आए, तो उसने विनम्र शब्दों में जाने की अनुमति मांग ली। उसके जाने की बात सुनकर बाबूजी की आंखें भर आई, पर रोकते भी कैसे अब तक। उसका अपना घर था, नौकरी थी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ कब तक पड़ी रहती। और यहाँ भी उसे कौन सा मान सम्मान या लाड दुलार मिल रहा था। वह सब कुछ केवल अपने बूढ़े पिता के लिए सह रही थी। बाबूजी जानते थे उसकी सहनशीलता की परीक्षा भी आखिर कब तक ली जाएगी। जब अगली सुबह जाना एकदम तय ही हो गया, तो बाबूजी ने बेटे बहू को पास बुलाया और कहा, देखो कुसुम ने इस घर के लिए जो कुछ किया है, हम कभी उसका ऋण नहीं चुका पाएंगे। ये उसी का बलबूता था कि रघु आज इतना बड़ा हो गया है। उसका लालन पालन, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, सब कुछ उसकी दीदी के त्याग का प्रतिफल है। सिर पर यह जो छत बनी हुई है, यह भी उसकी मेहरबानी है। दुख है तो बस यही कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। उसकी शादी पर भी दान दहेज तो दूर, ढंग की रौनक भी न हो सकी। रघु बेटे, यह बात मुझे हमेशा सालती रहती है। मरने के बाद भी यह कसक मन से नहीं जाएगी। बाबूजी, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए न, रघु ने अधीर होकर पूछा। रघु बेटे, अब तक जो हुआ सो हुआ, पर उसकी शादी के बाद तो उसका पैसा मुझे जहर लगता है। इस पाप से मुझे उबार लो। कैसे? अगर तुम लोगों को ऐतराज न हो, तो ऊपर वाला हिस्सा मैं उसके नाम करना चाहता हूँ। वैसे भी वे 2 कमरे उसी ने बनवाए हैं। जब तक रहेगी, आती जाती रहेगी। बाप के घर का इतना पावना तो उसका है ही। बोलो क्या कहते हो? बाबूजी ने तो सिर्फ राय पूछी थी, एक असहाय इच्छा व्यक्त की थी। वे लोग चुप लगा जाते तो कुसुम को पता भी न चलता, पर रमा ने तो कोहराम मचा दिया। आवेश में आकर पता नहीं क्या क्या कह गई वह। तो यह चाल थी। अस्पताल में बाबूजी को यह पट्टी पढ़ाई गई है, तभी न प्राइवेट वार्ड दरकरार था। ऐसी बातें सबके सामने थोड़ी कही जाती हैं। वाह, मियाँ बीवी ने मिलकर खूब सेवा की है। 3-4 हजार रुपए खर्च कर दिए और बूढ़े को खरीद लिया। कुसुम तो शर्म से गड़ गई। वह कैसे विश्वास दिलाए कि इस प्रस्ताव का कै ख ग भी उसे मालूम नहीं है, और उसके साथ में उसके पति को क्यों लपेटा जा रहा है। वे तो बेचारे केवल औपचारिकताएं निभाते आते रहे हैं। उनके आने पर घर में हमेशा ही नाटक होता था, पर इस बार तो हद हो गई। रमा ने उचित अनुचित, कहनी अनकहनी, किसी का भी परहेज नहीं किया। उसकी बमबारी अभी चल ही रही थी कि वे अपनी अटैची उठाकर
उसके सामने आ खड़े हुए। चल रही हो? उन्होंने गुर्राकर पूछा। अभी? लेकिन रिजर्वेशन कल सुबह का है। रात भर किसी होटल में ठहर लेंगे, पर मैं यह अपमान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुसुम ने भी साथ जाना चाहा, पर रघु के आंसुओं ने, बाबूजी की करुण पुकार ने पाँव में बेड़ियां डाल दी। और एक तरह से यह अच्छा ही हुआ। पति का मन रखने के लिए चली जाती तो जीवन भर मन कचोटता रहता, क्योंकि वह रात बाबूजी के लिए काल रात्रि साबित हुई। रोग से, बुढ़ापे से तो जर्जर थे ही। यह महाभारत उन्हें भीतर तक हिला गया। प्रातः तैयार होकर जब विदा लेने पहुंची तो कुसुम ने देखा कि पता नहीं किस अज्ञात पल में वे अगजग से विदा ले चुके हैं। 13 दिन और रुकना पड़ गया। ये 13 दिन उसे 13 साल से लंबे और उबाऊ लगे। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके पति ने उसके गुरु गंभीर अपराध को क्षमा तो कर दिया था, पर दोबारा उन्होंने इस घर में पांव नहीं रखा। रमा हर आने जाने वाले के सामने ननद की यशोगाथा कहती रही कि पति इतना कहते रहे, पर ये साथ नहीं गई। जायदाद के लालच में बाप का इंतजार करती रही। जायदाद ऐसी थी भी क्या? पुरखों का बनाया एक अदना सा जीर्ण शीर्ण मकान। कुसुम ने ही उस पर बरसों बाद रंग रोगन करवाया था। फ्लश वाले टॉयलेट बनवाए थे, बरामदे में जाली लगवाई थी, बाहर सीमेंट की बाउंड्री वॉल बनवाई थी। कुसुम ने ही ऊपर 2 कमरों का सेट बनवाया था। कहती रिटायर हो जाने पर बस यही मेरा बसेरा होगा। दिन भर लेटकर पढ़ाती रहूंगी। रघु के बच्चे मेरी थाली ऊपर दे जाएंगे। यह बात और है कि रघु की बहू ने आते ही उन कमरों पर अपना हक जमा लिया था। उसका कहना था कि नीचे के कमरों में कोई प्राइवेसी नहीं थी। कुसुम के ससुराल जाने के बाद भी इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया था। नीचे बाबूजी के पास मेहरी का लड़का हरिया सोने लगा था। इस मकान का कुसुम को कोई लालच नहीं था, बस एक मोह था जो हर किसी को अपने घर से होता है। 32 वर्ष तक कुसुम का यही घर था। उसका बस चलता तो सारा जीवन वह इसी छत के नीचे गुजार देती। शादी करने का सचमुच उसका कोई इरादा नहीं था। माँ की मृत्यु ने उसे 10 वर्ष की उम्र में ही एक व्यस्त गृहिणी, एक ममतामयी माँ बना दिया था। 2.5-3 साल के रघु को कुसुम ने सचमुच अपनी छाती से लगाकर पाला था। अपनी सारी इच्छा आकांक्षाएं उसी में केंद्रित कर दी थी। उसका बचपन एकदम विदा हो गया था और वह असमय ही बुजुर्ग और समझदार बन गई थी। उसी समझदारी की बदौलत उसने पढ़ाई में कभी कोताही नहीं की। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद भी हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती रही और गली मोहल्ले के बच्चों की आदर्श बनी रही। बाबूजी को तो कुछ होश नहीं था। वे हमेशा अपने काम में और दुख में डूबे रहते। जिस दिन कुसुम का बीए का रिजल्ट निकला तो मिठाई मांगने वाले पड़ोसियों ने ही बाबूजी को याद दिलाया कि लड़की अब सयानी हो गई है, उसकी शादी की फिक्र कीजिए। वे तो जैसे नींद से जाग पड़े। ये बीच वाले वर्ष कब और कैसे बीत गए उन्हें पता नहीं था। कुसुम को देखकर तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने भागदौड़ शुरू कर दी। 3-4 महीनों की अथक परिश्रम के बाद देख सुनकर एक जगह बात पक्की कर दी थी। वह तो शादी भी हो ही जाती, पर लड़के की जिद थी कि लड़की एमए पास हो, सो 2 साल के लिए बात टल गई। ये 2 साल बाबूजी के लिए बहुत ही कीमती थे। हबड़ तबड़ में वह अनाप शनाप तय कर बैठे थे। अब उन्हें मानो इंतजाम के लिए मोहलत मिल गई। कुसुम भी खुश थी। अब उसकी पढ़ाई बीच में नहीं छूटेगी। इन 2 वर्षों में रघु भी कुछ और बड़ा और समझदार हो जाएगा। कौन जानता था कि विधाता ने यह व्यवस्था बहुत सोच समझकर की थी। वह अपने फाइनल की तैयारी में व्यस्त थी कि एक हादसा हो गया। बाबूजी की फैक्ट्री के एक प्लांट में अचानक विस्फोट हो गया और 2 व्यक्तियों की दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। बाबूजी सौभाग्य से बच तो गए, पर उनकी आंखें जाती रही। कारखाने से जो नाम मात्र का मुआवजा मिला
वह उनके इलाज में ही खर्च हो गया। अस्पताल दर अस्पताल, ऑपरेशन दर ऑपरेशन के बाद वे इस लायक तो हो गए कि घर में टटोल कर घूम फिर लें, पर बाहर के काम के नहीं रहे। कभी पान तंबाकू के लिए भी पास की दुकान तक निकल जाते तो कुसुम का दिल उनके लौटने तक सूली पर टंगा रहता। जिस दिन उसका एमए का रिजल्ट निकला, घर में पहली बार महाभारत हुआ। पड़ोस के शामू काका को बुलवाकर बाबूजी उसकी ससुराल में चिट्ठी लिखवा रहे थे कि वह सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, बाबूजी यह चिट्ठी नहीं जाएगी। बाबूजी तो उसकी ढीठता पर अवाक रह गए थे। शामू काका ने ही उसे झिड़का था, तू अपना काम कर छोकरी, बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम ही कर रही हूँ काका, कुसुम ने एक तरह से उनकी अवमानना करते हुए कहा और फिर पिता की ओर मुखातिब होकर बोली, आप सुन रहे हैं ना बाबूजी, यह चिट्ठी नहीं जाएगी। मगर क्यों? मैं अभी शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी? शामू काका बौखलाए। तो फिर क्या करेगी? मैं नौकरी करूंगी, रघु को पढ़ाऊंगी, उसे बड़ा आदमी बनाऊंगी। जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, मैं शादी की बात सोच भी नहीं सकती। तब तक क्या वे लोग तेरे आसरे बैठे रहेंगे? न बैठे, बल्कि जब पत्र लिख ही रहे हैं तो यह लिख दीजिए कि यह संबंध अब समाप्त समझें। वे दूसरी जगह बात चला सकते हैं। देखो कुसुम, भावुकता में तो यह बातें अच्छी लगती हैं, बट बी प्रैक्टिकल। इस तरह काका, आप भी तो थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिए। जरा सोचिए तो, बाबूजी को इस हालत में क्या भगवान भरोसे छोड़ दूं? नहीं काका, कम से कम रघु की बहू आने तक तो मेरी शादी का सवाल ही नहीं उठता। तब तक क्या तेरी शादी की उम्र रह जाएगी? तो नहीं करूंगी, कोई जरूरी है? अपने सारे अरमान मैं रघु की शादी में पूरे कर लूंगी। बाबूजी बहुत बिगड़े। उन्होंने बहुत मनाया, समझाया, बुझाया, पर वह टस से मस नहीं हुई। उसके भावी ससुर खुद चलकर उनके दरवाजे आए और रघु की पढ़ाई का जिम्मा लेने की बात की, पर वह नहीं मानी। बात अकेले रघु की ही तो नहीं थी, बाबूजी भी तो थे। क्या वे भी जिंदगी भर आश्रित की तरह उसकी ससुराल की देहरी पर पड़े रहेंगे? नहीं, कभी नहीं। सगाई में चढ़ाई गई चेन और अंगूठी नम्रता से ससुर के चरणों में रखकर उसने हाथ जोड़ लिए। एक तरह से उसने अपना निर्णय सुना दिया था। सगाई की बनारसी साड़ी लौटाने का उसे साहस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ वहाँ ब्याह शादियों में वह उसे दसियों बार पहन चुकी थी। उस साड़ी को उसने संदूक की तलहटी में तहाकर रख दिया, अपने अरमानों की तरह। बहुत दिनों तक मन में एक क्षीण आशा बनी रही कि किसी दिन एक पत्र आएगा, लिखा होगा, कुसुम चिंता क्यों करती हो? जब हम एक हो रहे हैं तो हमारे सुख दुख, हमारी जिम्मेदारियां अलग कहाँ रहे? हम लोग साथ साथ यह भार ढोएंगे। वह जो रुपया बाबूजी ने तुम्हारी शादी के लिए जोड़ रखा है, वह उन्हीं के लिए उठाकर रख दो। हमें उसकी जरूरत नहीं है। यह आशा मात्र दुराशा थी, और इसे कुसुम भी जानती थी। इस तरह की शादियों में लड़के या लड़की की हिस्सेदारी होती ही कितनी है। अच्छा बुरा, सही गलत, जो भी निर्णय होता है, बड़े ही लेते हैं। अगर इतनी बड़ी समस्या सामने न होती तो क्या कुसुम भी मुंह खोल पाती? उसने अपने सारे सपने समेटकर रघु में केंद्रित कर दिए और आर्थिक मोर्चे पर डटकर खड़ी हो गई। विधाता ने कुसुम की किस्मत का आलेख बड़ी फुर्सत में तैयार किया होगा। 10 साल की आयु में वह रघु की मां बन गई थी। 22 की होते न होते उसे रघु के पिता की भूमिका निभानी पड़ी। वह तो एक तरह से बाबूजी की भी अभिभावक बन गई। जो थोड़ा बहुत फर्नीचर उसे देने के लिए खरीदा गया था, उसे कुसुम ने घर में सजा लिया। बर्तन रघु की गृहस्थी के लिए उठाकर रख दिए। दहेज की जो रकम बैंक में पड़ी थी, कुछ दिनों तक वही गुजारे का साधन बनी। इस बीच वह निरंतर किसी अच्छी नौकरी के लिए प्रयास करती रही। नौकरी जो 3 प्राणियों को 2 वक्त का खाना दे सके, साथ ही रघु की पढ़ाई का खर्च भी जुटा सके। बाबूजी की आकस्मिक बीमारी ने
और घर की डामाडोल परिस्थिति ने पढ़ाई में बहुत व्यवधान उपस्थित कर दिए थे। रिजल्ट के लिए कुसुम बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं थी, पर हमेशा की तरह वह अच्छा ही रहा। कुछ भले लोगों की सिफारिश से उसे एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी भी मिल गई। नौकरी की ओर से निश्चिंत हो जाने के बाद उसने अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। शोध प्रबंध पूरा होने में 3-4 साल और लग गए। उस बीच कॉलेज भी सरकारी हो गया। शासन के अधिग्रहण के साथ ही वेतनमान में एकदम अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। लगातार अभावों से जूझने के बाद कुसुम को थोड़ी सांस लेने का मौका मिला। पर वह चुप नहीं बैठी। हाथ थोड़ा खुलते ही उसने घर को संवारना शुरू किया। पुरखों के उस पुराने मकान का संपूर्ण काया पलट कर दिया। जो भी देखता प्रशंसा करता। लोग कहते, क्या लड़की है, इसने तो लड़कों को भी मात दे दी, पूरे घर का उद्धार कर दिया। कुछ हितैषी समझाते, कुसुम इतना शाह खर्च मत करो, कुछ भविष्य के लिए भी बचा कर रखो। भविष्य की चिंता मैं क्यों करूं, रघु है तो, और फिर मेरी पेंशन भी तो मिलेगी। शुभ चिंतक कहते, हाँ अपनी पेंशन का भरोसा तुम कर सकती हो, पर आजकल तो बच्चे भी अपने नहीं रह जाते, रघु तो भाई है। कुसुम हंसकर रह जाती, सोचती, अभी इन्होंने मेरे रघु को देखा ही कहाँ है। महिलाएं शंका प्रदर्शित करती, रघु तुम्हारी तरह जिंदगी भर अकेला तो रहेगा नहीं, कल को उसकी शादी होगी, घर में बहू आएगी, तब तब का भी इंतजाम कर रखा है। कुसुम हंसकर कहती, ऊपर 2 कमरे बनवा रही हूँ, रघु की बहू से पटरी बैठ गई तो ठीक है, नहीं तो ऊपर ही बना खा लिया करूंगी, बुढ़ापे में वहीं बैठकर रघु के बच्चों को पढ़ाऊंगी। सहयोगी प्राध्यापिकाओं को बड़ा गुस्सा आता, क्या बड़ी बूढ़ियों की तरह बोलती हो, जब देखो रघु की बात, कभी अपने बारे में भी सोचा है, कोई तुम्हारी शादी की उम्र बीत गई है क्या। उम्र न सही, पर इच्छा जरूर चुक गई है। वह कहती, अब तो मैं अपने सारे अरमान रघु की शादी में ही पूरे करूंगी, ऐसी धूमधाम करूंगी, देखना, और ऐसी चांद सी दुल्हन लाऊंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। कुसुम ने अपनी हर बात सच करके दिखाई। उसके लाख प्रयासों के बावजूद रघु बहुत आगे नहीं जा सका। बैंक की क्लर्की से ही संतुष्ट होकर रह गया, पर उसकी शादी में वह जश्न हुआ कि मोहल्ले वालों को बरसों तक याद रहा। और लड़की तो पता नहीं वह कहाँ से खोज कर लाई थी। पास पड़ोस में, नाते रिश्ते में आज तक इतनी सुंदर दुल्हन डोली से नहीं उतरी थी। किसे मालूम था कि डोली से जो उतरा है वह चांद का टुकड़ा नहीं, एक चिंगारी है, जो सारे मधुर संबंधों में आग लगाकर ही दम लेगी। अपंग ससुर और अनब्याई ननद के साथ जिंदगी भर निभाव करने की कल्पना मात्र से ही उसका मन कड़वाहट से भर गया था। इसी पूर्वाग्रह के साथ उसने घर में प्रवेश किया था, और उसके मन का यह कलुष शीघ्र ही बात बात पर प्रकट होने लगा। अपंग जरूर थे बाबूजी, पर दुनियादार व्यक्ति थे। उनकी आंखें खराब थी, पर कान तो साबुत थे। घर में दिन भर जो कुछ घटता रहता, उससे वे शीघ्र ही परेशान हो गए। उन्होंने बार बार कुसुम से कहना शुरू किया, बेटे मेरी आंखें मूंदने से पहले तुम अपने घर चली जाओ तो अच्छा हो, नहीं तो शायद मैं शांति से मर भी न सकूंगा। कुसुम हंस पड़ती, बाबूजी कैसी भाषा बोल रहे हैं आजकल। अपना घर, कहाँ है उसका अपना घर, वह तो कब का इस घर में समाहित हो गया। आपको भी बाबूजी बैठे बिठाए पता नहीं क्या हो जाता है। मजाक की बात नहीं है बेटी, जो कुछ भी मैं दिन रात सुनता हूं न, काश वह तुझे बता सकता। कुछ बताने की जरूरत नहीं है बाबूजी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करती। कुसुम को मालूम है कि रमा और उसके परिवार वाले कुसुम के बारे में क्या सोचते हैं। शादी में वह अपने कानों सब सुन चुकी है। उसे लेकर औरतों में बड़ी खुसुर फुसुर हो रही थी। यह रमा की ननद है, अनब्याई है, इन्हीं के साथ रहती है, बड़ी रुआब वाली है, इसी ने लड़के को पढ़ाया लिखाया है, घर में इसी का राज है, इसी का हुक्म चलता है। और फिर इन आवाजों से अलग एक तीखा स्वर उभरा था,
यह रमा की बड़ी बहन थी। अरे सास होती तो 4-5 साल में मर खप जाती। यह तो ननद है, हट्टी कट्टी है, जिंदगी भर छाती पर मूंग दलेगी। रमा से कहो इसे जल्दी से शादी करके चलता करे। कुसुम ने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया था, पर सावधान हो गई थी। उसने अपने आप ही घर के अंदरूनी मामलों से मन हटा लिया था और सारे अधिकार रमा को सौंप दिए थे। रघु को ब्याहने की जो एक ललक थी, उत्साह था, वह इस वातावरण में मध्यम पड़ चुका था, पर उसने अपनी ही हताशा बाहर प्रकट नहीं होने दी। लोग तो खार खाए बैठे थे। कुसुम, हमने तो पहले ही कहा था, भाई के साथ कभी निभा हुआ है? अरे भाई लाख अपना है, पर भाभी, वह तो पराए घर से आई है। बाबूजी किस बात को कहने में हिचकिचा रहे थे, वह कितनी भयंकर है, यह अगर कुसुम जान जाती तो बात को इतनी आसानी से न उड़ा देती। वैसे भी उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। वह घिनौना सच एक दिन उसके सामने आ ही गया। उस दिन कुसुम कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। जिस दिन 10:30 का पीरियड होता, वह इत्मीनान से तैयार होती थी, क्योंकि उस दिन बस के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती थी। रघु बैंक जाते समय उसे छोड़ देता था। वह अपने नोट्स वगैरह संभाल रही थी कि रमा का स्वर सुनाई दिया। सुनो, मुझे जरा हॉस्पिटल तक छोड़ दो, चेकअप करवाने जाना है। तो पहले बताना था न, अब तो लेट हो जाऊंगा। लेट कहाँ से होंगे, घड़ी देखो जरा, अभी दीदी को भी छोड़ना है। पहले पता होता तो दीदी बस से निकल जाती। कुसुम फुर्ती से बाहर आई और बोली, रघु मेरी फिक्र मत कर, मैं तो ऑटो से भी चली जाऊंगी, पर रमा के साथ तुम्हें जाना चाहिए। हॉस्पिटल क्या कोई अकेले जाता है? रहने दीजिए, मैं ही ऑटो कर लूंगी, दिन भर इनके ताने कौन सुनेगा। कहती हुई रमा फराटे से सीढ़ियां उतर गई। कुसुम उसके पीछे भागी भागी सड़क तक गई। रमा रुक जाओ, ऑटो में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? सामने से गुजरते ऑटो रिक्शा को रुकने का संकेत करते हुए रमा ने कहा। जिन्हें फिक्र होनी चाहिए, वे तो कान में रुई दिए बैठे हैं। उन्हें तो बस आपकी फिक्र है। बस आपको असुविधा न हो, फिर बीवी चाहे भाड़ में जाए। ननद न हुई, मेरी सौत हो गई। कुसुम स्तब्ध रह गई। लगा जैसे किसी ने गर्म सीसा कानों में उंडेल दिया हो। वह पागलों की तरह सड़क पर खड़ी रही, वाहनों से उड़ती धूल को देखती रही। बरामदे में उसकी प्रतीक्षा में खड़े रघु का सामना करने का साहस न रहा। अपना घर तो बसा नहीं पाई, अब मेरी गृहस्थी उजाड़ने पर तुली है। स्कूटर की घरघराहट से ऊपर उठता रमा का यह अंतिम वाक्य कई दिनों तक उसके मन पर हथौड़े की तरह चोट करता रहा, और उसी पीड़ा ने जन्म दिया एक निश्चय को कि अब उसे विवाह कर ही लेना है। चाहे जैसे भी हो, इस घर से अलग अपना एक घर बसाना ही है। निश्चय कर लेना तो बहुत आसान था, पर उसे कार्यान्वित करना उतना ही दुष्कर। किससे कहती कि उसके लिए वर की तलाश करे? रघु से, बाबूजी से, या अपने सहयोगियों से? और किस मुंह से कहती? अपने तथाकथित वैराग्य का झंडा तो वह बड़े जोर शोर से गाड़ चुकी थी। फिर उसने चुपचाप सारे अखबारों के मैट्रिमोनियल पढ़ने शुरू कर दिए। चोरी छिपे कुछ मैरिज ब्यूरो से संपर्क स्थापित किया। एक वधू वर सूचक समिति में नाम भी लिखवा दिया। उसका भाग्य अच्छा था, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। बहुत जल्दी ही एक मुनासिब सी जगह बात तय हो गई। श्रीमान विधुर थे, गजेटेड अफसर थे, 2 किशोर वे बच्चे थे, घर में एक बूढ़ी माँ थी। बस, इससे बेहतर रिश्ते की कुसुम ने कल्पना भी नहीं की थी। बात एकदम पक्की होने तक उसने किसी को हवा भी नहीं लगने दी। बाद में जिसने सुना, स्तब्ध रह गया। यह क्या किया कुसुम? हमसे कहा होता, एक से एक अच्छे लड़के नजर में थे। तुम्हारी अभी कोई इतनी उम्र तो नहीं हुई थी। उम्र से क्या होता है? मन में वह नवेलियों वाली उमंग तो नहीं रही न? मुझे एक घर चाहिए था, वह मिल रहा है। बस, पर अपने उस घर में स्थायी रूप से बसने का मुहूर्त भी 2 साल बाद आया। इतनी अच्छी सरकारी नौकरी छोड़ने का मन नहीं था, और ट्रांसफर में भी दिक्कतें पेश आ रही थी। इस बीच रघु के यहाँ 2 बच्चे हो गए थे। कुसुम दिन भर इन खिलौनों में खोई रहती। रमा गली मोहल्ले बिफरती फिरती।
पहले मेरे पति पर जादू कर रखा था, अब बच्चों को छीन रही है। इतना शौक है तो अपने कर लेना दो चार। कुसुम जानती थी और शायद रमा भी जानती थी कि कुसुम के बच्चा नहीं होगा। उसके पति ने कोई बात छिपाई नहीं थी। तब इस बात को कुसुम ने गंभीरता से नहीं लिया था। सोचती थी वह तो अपनी ममता रघु पर लुटाकर तृप्त हो चुकी है। पर अब रघु के बच्चों को देखकर लगता था कि हर बात की अपनी एक उम्र होती है। 10 वर्ष की अवस्था वात्सल्य के लिए आदर्श नहीं होती है। रघु के बच्चों से कुछ ऐसा मोह हो गया था कि सोचती स्थानांतरण जितनी देर से हो अच्छा है। बच्चे उसके नए घर में भी थे, पर उन्हें छाती से लगाकर प्यार नहीं किया जा सकता था। वे तो उसे केवल पिता की पत्नी के रूप में ही जानते थे। स्थानांतरण का यह विलंब उसके पति को बड़ी बेमानी और कभी-कभी बड़ा संदेहास्पद लगता था। 3-4 साल के अंतराल के बाद पत्नी का सुख उन्हें मिला था। उसमें यह व्यवधान उन्हें बड़ा खलता था। वे हर 8वें-10वें दिन आधमकते। बाबूजी और रघु उनके स्वागत सत्कार के लिए व्यग्र हो उठते, किंतु रमा का पारा चढ़ जाता था। 2-4 बार इस नाटक को देखने के बाद वे होटल में ही ठहरने लगे। रोज रात को उनके साथ होटल जाना बड़ा अशोभन लगता था, पर कुसुम खुश थी। पिता के घर में छोटे भाई के सामने पति की आतुर प्रणय चेष्टा वह झेल नहीं पाती थी। राम राम करके जब स्थानांतरण हुआ तो न वहाँ विदा का माहौल था, न यहाँ स्वागत का कोई सरंजाम। बाबूजी को छोड़कर आते हुए उसका मन बहुत रोया था, पर वे गंभीर बने रहे, बल्कि खुश ही थे कि उनके जीते जी वह अपने घर जा रही है। पर यह घर कभी उसे अपना सा न लगा। वह तो एक बोझिल वातावरण से दूसरे में आ गई थी। बच्चे पिता की शादी को तो सह गए थे, पर नई माँ का इस घर में आकर रहना उन्हें अच्छा नहीं लगा था। सास जब तक जीती रही, उससे नाराज ही रही कि सारी कमाई पीहर में फूंक कर हाथ हिलाती आ गई है। पति का मन क्या कहता है, कभी पता ही नहीं चला। मन से वह जुड़ी ही कब। दैहिक स्तर पर एक संबंध स्थापित हुआ था, बात उससे आगे बढ़ी ही नहीं। मन जब एकदम वीरान हो जाता तो वह 1-2 दिन को घर हो आती। बाबूजी की स्नेह छाया में 2 घड़ी बैठकर जीवन के मरुस्थल को नापने का साहस जुटा लेती। पर उनकी मृत्यु के बाद यह सुख भी जाता रहा। बाबूजी की मृत्यु तो सामयिक थी। जीवन की कई कष्टों से उन्हें एक साथ छुटकारा मिल गया था, पर दुख तो यह था कि उसके बाद रघु ने भी उसे भुला दिया था। वह तो सारा अपमान पीकर उसे राखी भेजती रही, होली दिवाली पर दूज का टीका भेजती रही, पर वहां से मनी ऑर्डर की कौन कहे। 2 पंक्तियों का पत्र भी कभी प्राप्त नहीं हुआ। उस बार किसी सेमिनार के लिए उज्जैन जाना पड़ा था, तो उसने चुपके चुपके इंदौर जाने का भी प्रोग्राम बना डाला। अपनी उस परिचित छत के नीचे एक रात बिताने का मोह बहुत प्रबल हो गया था। सोचा था रघु न बुलाए तो न सही, दरवाजे से लौटाएगा तो नहीं। वह बेचारा तो पत्नी के आगे निरुपाय हो जाता है। नहीं तो दीदी के लिए उसके मन में कितनी श्रद्धा, कितना प्यार है, क्या वह जानती नहीं। मन में ढेर सा उल्लास और हाथ में बहुत सारी मिठाई और खिलौने लेकर जब वह पहुंची तो संयोग से रघु घर पर ही था। कुसुम ने सोचा था कि उसे देखते ही वह खिल उठेगा, दौड़कर उससे लिपट जाएगा, उसकी विवशता को समझकर वह भी उसे माफ कर देगी। पर वैसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे उसे देखकर रघु का चेहरा एक विद्रूप से भर उठा। मन की सारी कड़वाहट स्वर में उंडेलकर वह बोला, वाह दीदी, इधर कैसे भूल पड़ी आज। इस घर में तो तुम्हारा रिश्ता उन्हीं तक था जो तुम्हें थैली भर भर कर देते थे। वे चले गए तो सारे संबंध समाप्त हो गए। रघु, ये तू क्या कह रहा है? ठीक तो कह रहा हूँ दीदी। तुम्हारा ये भाई लाख गरीब सही, पर क्या राखी के डोरे का हकदार भी नहीं है? कुसुम अवाक। रघु बोरा तो नहीं गया? किस लेन देन की बात कर रहा है यह? इस घर से उसे बाबूजी ने या किसी ने भी क्या दिया है? वह तो खुद अपनी शक्ति भर सदा देती रही है, और अपनी समझ से तो उसने राखी और दूज भी कभी सुनी नहीं जाने दी। उसकी वे सारी चिट्ठियां कहाँ गुम हो गई? पलक झपकते ही रघु सब समझ गया और बहू को गालियां बकता हुआ
जार जार रो दिया। बहू ने कुसुम को कोसते हुए उसका लाया सारा सामान उठाकर आंगन में फेंक दिया। बच्चों को हाथ भी नहीं लगाने दिया। कुसुम शून्य भाव से सब देखती रही। आई तो थी कि सूने आंचल में दो चार आत्मीय पल समेट लेगी, पर यहाँ आकर तो मन का स्वाद ही जाता रहा। उस माहौल में एक रात काटना भी उसे दूभर हो गया। अगली सुबह रघु जब उसके लिए तांगा लाने गया हुआ था, रमा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कुसुम ने सोचा कि शायद उसे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। उसकी क्षमा याचना का वह कोई अच्छा सा उत्तर सोच ही रही थी कि रमा दांत पीसकर बोली, आग लगाकर चल दी महारानी, इसीलिए तो आई थी। अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। अब दोबारा कभी मेरे दरवाजे मत आना। अगर आओ तो अपने भाई का मरा मुंह देखो। कुसुम ऐसे चौंकी जैसे किसी ने उसे सोते से झकझोर कर जगाया हो। पसीने से नहा गई थी वह। आश्चर्य है, इतनी बड़ी बात उसके मन में कैसे उतर गई थी। माना कि यह यात्रा उसने अपने पति से छिपकर की थी, इसीलिए उसके सामने कभी यह प्रसंग नहीं उठा। पर उसने इस घटना का प्रत्येक पल जिया है। फिर वह कैसे भूल गई? क्या रघु की बीमारी की खबर सुनकर वह इतनी बेसुध हो गई है? अब अगर इस निष्ठुर सौगंध को ठेल कर ममता की डोर में बंधी कुसुम वहां पहुंच जाए और कुछ अशुभ घट जाए तो रमा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। किंतु क्या रमा का भय ही सब कुछ है? उसने हमेशा रघु का मंगल ही चाहा है। हर शाम ठाकुर जी के सामने दिया जलाते हुए यही मांगा है कि वह जहाँ रहे सुख से रहे। फिर अपने ही हाथों उसका अनिष्ट कैसे कर दे? पति जब घूम फिर कर लौटे तो वह रोज की तरह घर के कामों में व्यस्त दिखाई दी। बाहर की खुली हवा में उनका भी रोष थोड़ा ठंडा पड़ गया था। सहज भाव से बोले, तैयारी हो गई? न तो इतनी देर क्या करती रही? तैयारी और क्या करनी है, चार जोड़ी कपड़े सूटकेस में डाल लो। बस मैं 9 बजे की ट्रेन में बिठा दूंगा। मैं नहीं जा रही। क्यों भई? आप ठीक कह रहे थे। वहां जाकर तमाशा करने से क्या फायदा? इससे मरीज को उल्टे तकलीफ ही होती है। वैसे भी हम जाकर क्या कर लेंगे? जो कुछ करना है डॉक्टर को ही करना है, और वे कर ही रहे हैं। पति चकित होकर कुछ क्षण उसे देखते रहे। उसके मन को पढ़ते रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी वजह से। दरअसल उस समय मैं बहुत तैश में था, तुम्हारी मनस्थिति समझ नहीं सका। आप नाहक परेशान हो रहे हैं। मैं नहीं जा रही तो कुछ मेरे अपने कारण हैं। अब आप चाहें तो कुछ रुपए भेज दीजिए। जरूरत होगी तो रख लेंगे, नहीं तो लौटा देंगे। मैं यही सोच रहा था। कुसुम को नोटों की गड्डी थमाते हुए पति आश्वस्त भाव से बोले, पैसों की ही जरूरत हो तो उन्हें इस समय होगी। तुम्हारे साथ भेजने के लिए लेता आया था। अब मनी ऑर्डर कर देंगे। कुसुम अपने हाथ में रखी हुई नोटों की उस गड्डी को अभिभूत होकर देखती रही। वह खुश थी कि इस सपाट से व्यक्ति में बूंद भर इंसानियत तो है।